तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं लेसन नंबर 11 का नया बिंदु, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का नामकरण। जब हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का नामकरण करना होता है तो इसके लिए हम जिस प्रोकैरियोटिक जीव से यानी कि जिस बैक्टीरिया से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को आइसोलेट किया गया है उस बैक्टीरिया का जो वंशीय नाम है, उस वंशीय नाम के प्रथम अक्षर को, बैक्टीरिया के वंशीय नाम के प्रथम अक्षर को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के पहले अक्षर के रूप में संदर्भित करते हैं। जैसे कि इसीरिया कोलाई में जो वंशीय नाम है ई, उसको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। दूसरा जो रूल है वो है कि जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का पूरा नाम लिखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए दूसरा और तीसरा वर्ण चूज करते हैं। जिस बैक्टीरिया से हमने आइसोलेट किया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के न्यूक्लिएज को, उसके जातीय नाम स्पेसिफिक एपिथेट के दो अक्षरों को इस्तेमाल किया जाता है और वो स्मॉल लेटर में यूज़ किए, जैसे कि CO। ठीक है। तीसरा जो रूल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए नामकरण के लिए वो है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के नामकरण में प्रोकैरियोटिक स्ट्रेन का भी उल्लेख होता है। बैक्टीरिया के कुछ रूप होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, तो उसके स्ट्रेन को भी हम RE के नामकरण में इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसके चौथे वर्ण के रूप में लिया जाता है और इसे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। पंचम वर्ण के रूप में रोमन नंबर होता है और वो ये बताता है कि किसी बैक्टीरिया से जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आइसोलेट किया गया है वो किस सीरियल नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का नामकरण करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो इस प्रकार से, देखिए हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए ई को R फर्स्ट जो है एक RE है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, मॉलिक्यूलर सीजर है। इसमें जो E जो अक्षर है वो इस्टीरिया से लिया गया है। CO जो दूसरे और तीसरे वर्ण के रूप में है वो इस्टीरिया की कोलाई प्रजाति से लिया गया है, जो कि स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं दो अक्षर, और शुरू का जो अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और इसी प्रकार से हमारे RY13 प्रभेद का जो हमने R लिया है ये चौथे वर्ण के रूप में RE को संदर्भित करता है, और ये जो पंचम वर्ण होता है जो कि रोमन नंबर के रूप में होता है वो इस्टीरिया कोलाई से जो पहला RE आइसोलेट किया गया था वो E को R फर्स्ट था। अगर इस इस्टीरिया कोलाई से कोई दूसरा नया खोजा जाएगा तो उसको नया नाम दिया जाएगा E को R सेकेंड। ओके, इस प्रकार से हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का नामकरण करते हैं। यहाँ पर दो एग्जाम्पल और दिए गए हैं, देखिए ध्यान से। हाइंड सेकेंड में यहाँ पर H जो है वो हीमोफिलस और IN इन्फ्लुएंजी ये वंशीय नाम है और ये जातीय नाम है। वंशीय नाम का हमेशा कैपिटल लेटर लिया जाएगा और जातीय नाम के जो दो अक्षर हैं वो स्मॉल लेटर में, तथा इस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी का D स्ट्रेन जो है, D प्रभेद जो है उसको कैपिटल लेटर में हम लेंगे और आइसोलेटेड नंबर सेकेंड ये लेंगे। हालांकि यहाँ पर आपने देखा कि सेकेंड नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये मिस्टर आर्बर नाथन, जैसा कि आप पीछे पढ़ के आए हैं, और स्मिथ, W आर्बर नाथन और स्मिथ द्वारा खोजा गया पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है जिसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नाम के जीवाणु से आइसोलेट किया गया। ये पहला RE है तो इसको सेकंड नंबर क्यों दिया गया? इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि इस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से एक न्यूक्लिएज एंजाइम निकाला गया था, वो था एक्सोन्यूक्लिएज। क्या निकाला गया था? एक्सोन्यूक्लिएज। जो पहला खोजा गया वो एक्सोन्यूक्लिएज टाइप का न्यूक्लिएज एंजाइम था और दूसरा जो खोजा गया वो था एंडोन्यूक्लिएज, और इसी वजह से इसको सेकेंड नाम दिया गया। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है BAM-H फर्स्ट। तो B फॉर यहाँ पे बेसिलस है, AM फॉर उसका जातीय एमाइलो लिक्विफेशियंस, H इसका स्ट्रेन है और ये जो फर्स्ट नंबर है इसके सीक्वेंस को बताता है। PST देखिए आप,
एक और अतिरिक्त एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है पीएसटी। पीएसटी है पी फॉर प्रोविडेंशिया और एसटी फॉर स्टुअर्टाई 164। कभी कभी क्या है कि नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज में जो है स्ट्रेन का नोमन नहीं किया जाता है, स्ट्रेन का जो है नोमन नहीं किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो एनसीईआरटी में हैं हमारे, जिनको आप ध्यान से देखिए और इनको याद कीजिए। HAE थर्ड, हीमोफिलस H फॉर हीमोफिलस और AE फॉर इजिप्टस। SMA फर्स्ट, सेरेटिया मार्सिसेंस SB प्रभेद। नेक्स्ट है PST सेकेंड, प्रोविडेंशिया स्टुअर्टाई, जैसा कि आपने ऊपर देखा था, प्रोविडेंशिया स्टुअर्टाई 164। PVU फर्स्ट, प्रोटियस वल्गेरिस, P फॉर प्रोटियस, VU फॉर वल्गेरिस, उसका रोमन नंबर इससे फर्स्ट नंबर पे सीरियल नंबर बताता है। नेक्स्ट है CLA फर्स्ट, कैरीफेनॉन लेटम, C फॉर कैरीफेनॉन और L स्मॉल A स्मॉल हमें लेटम के लिए यूज किया है, और L कभी यूज़ नहीं किया जाता और कभी बुक्स में छपा हुआ आ जाता है, तो L फर्स्ट भी इसको कर सकते हैं, कैरियोफेनॉन लेटम। नेक्स्ट है SAL फर्स्ट, स्टेप्टोमाइसीस एल्बस G। ओके, तो इनकी हम बैक्टीरिया का नाम थोड़ा ध्यान से रखेंगे याद करके, तो हम आसानी से ऑप्शन में ढूंढ करके कर सकते हैं। आप इनकी फुल फॉर्म याद कीजिए। जीवाणु का नाम आपको खास तौर पे याद रखना है। अब एक विशेष जो है हम बात पढ़ने जा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा उपचारित होने के बाद, देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो हैं वो डीएनए को बीच में से एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान कर काटते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि ये डीएनए को बीच में से काटने वाले एंजाइम हैं और एक पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को पहचान कर फिर उसको काटते हैं। तो ये डीएनए को यदि डीएनए के सिरों पर अयुग्मित क्षार उपस्थित हो तो इस प्रकार उपचारित डीएनए खंडों के सिरों को चिपचिपे सिरे कहते हैं। यहाँ इस बात का अर्थ क्या है कि यदि आरई ने डीएनए को, ध्यान से देखना, माना कि ये एक डीएनए है और इस डीएनए सीक्वेंस को एक आरई है जिसके द्वारा काटा गया है। वो आरई का एग्जांपल हम ले लेते हैं, ई को आर फर्स्ट। अब ये जो ई को आर फर्स्ट है, ये इस आरई को एक विशेष अनुक्रम से पहचान करके काटेगा और वो अनुक्रम जो है, सीक्वेंस जो है, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाएगा। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इस ई को आर फर्स्ट नाम की आर ई को, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को, मोलिकुलर सीजर को इस डीएनए पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा और वो यहाँ से काटेगा इसको। अगर इस डीएनए को काटने के बाद ऐसे सेगमेंट नज़र आते हैं हमें, ये देखिए डीएनए को हमने दो हिस्सों में बांटा, तो इस प्रकार से इसने डीएनए को काटा है, इस प्रकार से। तो यहाँ आपने देखा कि नाइट्रोजनस बेस के कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, यानी कि अयुग्मित बेस पेयर हो जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? अयुग्मित बेस पेयर, यानी कि डीएनए को इस आरएनए ने इस प्रकार से काटा है ताकि इनके सिरे जो हैं वो अयुग्मित रहें और ऐसे डीएनए सेगमेंट्स कटने के बाद चिपचिपे सिरे कहलाते हैं। कैसे सिरे कहलाते हैं? चिपचिपे सिरे कहलाते हैं, क्योंकि इनमें डीएनए अणु के वापस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर वापस से ये डीएनए सेगमेंट्स जुड़ सकते हैं। और ऐसे सिरे बनाने वाले, स्टिकी सिरे बनाने वाले, चिपचिपे सिरे बनाने वाले आर ई कौन कौन से हैं? याद रखें, ई को आर फर्स्ट ऐसा है, हाइंड थर्ड ऐसा है और BAMH फर्स्ट ऐसा है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा टाइप का कैसा सेगमेंट बनता है। दूसरे प्रकार के आरई यदि डीएनए अणु को काटते हैं तो अयुग्मित क्षार युग्मकों का निर्माण नहीं होता, यानी कि एक लंबे डीएनए को आसानी से कहीं भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पहचान करके ये इसे दो हिस्सों में बांट देते हैं और कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री नहीं रहता है, या आप कहें कि बेस पेयर जो हैं वो अयुग्मित नहीं रहते हैं, ताकि वो
जो हैं वो आसानी से ना जुड़ें, कई बार आसानी से नहीं जुड़ पाते हैं। ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से कटने के बाद डीएनए आसानी से नहीं जुड़ते हैं और ऐसे सिरे कुंद सिरे कहलाते हैं। ऐसे सिरे वाले डीएनए को हम कुंद सिरे वाला डीएनए कहते हैं और इन सिरों को डीएनए लाइगेज आसानी से नहीं जोड़ सकता। SMA फर्स्ट और HAE फर्स्ट थर्ड जो हैं वो इस प्रकार के RE हैं जो कुंद सिरे बनाते हैं, यानी कि डीएनए को काटने के बाद जो दो डीएनए सेगमेंट हो जाते हैं, वो जो दोनों डीएनए सेगमेंट होते हैं उनमें अयुग्मित क्षारक जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। आपको एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, ये नेम है RE का, E को R फर्स्ट, ये एक RE है, ठीक है, जो कि चिपचिपा सिरा बनाती है। कैसे? देखिए कि ये लंबा सा डीएनए है और उसका रिकॉग्निशन साइट जो है, यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है उसको इस तरीके से ही काटती है। देखा आपने, G और A के बीच में GAATTC, E को R फर्स्ट के लिए रिकॉग्निशन साइट है, मतलब एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जहाँ से ये काटता है, लेकिन G और A के बीच में से यहाँ से काटता है, G और A के बीच में से, और इस प्रकार से कट लगाता है। तो जो दो डीएनए सेगमेंट बने हैं, देखिए ये वाला डीएनए सेगमेंट बना है एक तो, और एक ये वाला डीएनए सेगमेंट बना है। इन दोनों डीएनए सेगमेंट में आप देखिए कि आपको क्या देखने को मिलता है कि T A और A जो हैं ऐसे बेस पेयर हैं जो सामने युग्मित नहीं हैं, इनके सामने कोई दूसरे नाइट्रोजनिक क्षारक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको तो इस प्रकार से काटा गया है। तो ऐसे सिरे होते हैं स्टिकी एंड्स। तो आप आसानी से ई को आर फर्स्ट का एग्जांपल दे करके GAATC जैसी रिकॉग्निशन साइट लिख करके और क्लीवेज के बाद में इसके स्टिकी एंड्स को आसानी से समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल है SMA फर्स्ट का, जो कि कुंद सिरे बनाता है, मतलब ब्लंट एंड बनाता है। कैसे एंड बनाता है? ब्लंट एंड्स बनाता है। देखिए CCCGGG सिंपल है, एकदम आसान है याद करने के लिए, और 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये आफ्टर क्लीवेज क्या होगा? बिल्कुल बीच में से काटता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ठीक ऊपर जो आप पढ़ के आए हैं उसके जैसा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे चिपचिपे सिरे नहीं बनते हैं, ब्लंट एंड बनते हैं। कैसे एंड बनते हैं? ब्लंट एंड। और ऐसे एंड्स को डीएनए लाइगेज जो है वो आसानी से नहीं जोड़ता है। तो यहाँ हमारी RE जो है वो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आप पढ़ के आए हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब एक नया एंजाइम है जो हमारे सामने आया है और वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज जो है वो टेमीन और बाल्टीमोर ने की थी। हम जानते हैं कि डीएनए जो है उससे RNA बनाया जाता है, और ये काम करने वाली जो ये जो विधि है, ये जो प्रोसेस है, इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से RNA बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए से यदि RNA बनता है तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन यदि कभी कभी हमें RNA से डीएनए बनाने की ज़रूरत हो तो इसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराने वाला जो एंजाइम होता है वही होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप गौर से देखिए। इन एंजाइम की सहायता से RNA टेम्पलेट पर नवीन पूरक डीएनए कम्प्लीमेंट्री डीएनए का निर्माण या संश्लेषण किया जा सकता है। यानी कि हम RNA से और क्या बना सकते हैं? इस एंजाइम की मदद से डीएनए बना सकते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और ये काम करने वाला एंजाइम कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और जिसकी खोज किसने की थी? टेमीन और बाल्टीमोर। ये क्या करता है? RNA की टेम्पलेट पर और नया डीएनए बना देता है। नेक्स्ट एंजाइम देखिए आप। नेक्स्ट एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए टेम्पलेट पर पूरक रज्जुकों का डीएनए टेम्पलेट पर नए पूरक डीएनए को, कम्प्लीमेंट्री डीएनए को बनाने का काम करता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि डीएनए से डीएनए बनाने का कार्य डीएनए पॉलीमरेज करता है। कौन करता है? डीएनए से डीएनए बनाने का काम डीएनए पॉलीमरेज करता है।
आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो दो तरह के होते हैं। यदि आरएनए से आरएनए बनाना हो तो उसको हम कहेंगे आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे उसको। यदि डीएनए से, किससे, डीएनए से और आरएनए बनाना हो, देखिए दोनों ही स्थितियों में हम आरएनए बना रहे हैं, लेकिन आप आधारित पदार्थ अलग अलग दे रहे हैं। यदि आधारित पदार्थ आरएनए लेते हैं, यानी कि आरएनए से आरएनए बनाना हो या फिर डीएनए से आरएनए बनाना हो, तो इसके लिए दोनों के लिए एंजाइम अलग अलग काम में आते हैं। यदि आप आरएनए से आरएनए बना रहे हो तो आरएनए पर डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? आरएनए पर। तो ऐसा एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहलाएगा। यदि डीएनए से आरएनए बनाना है तो उसको कहेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो खुद दो प्रकार का होता है। आप किससे आरएनए बना रहे हो? यदि आरएनए से आरएनए बना रहे हैं तो वो हो गया आरएनए डिपेंडेंट। यदि आप डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो वो हो गया डीएनए डिपेंडेंट। यानी कि किससे बना रहे हो उसके आधार पर उसका नाम हो जाता है। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट एंजाइम जो है वो है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज यह एंजाइम टूटे डीएनए खंडों को जोड़ करके लंबा डीएनए सूत्र या सेगमेंट बनाते हैं। तो छोटे डीएनए को जब भी जोड़ना हो तो डीएनए लाइगेज कार्य करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि डीएनए सेगमेंट्स को अगर जोड़ना हो तो किस एंजाइम की आवश्यकता होगी, तो वो होगा डीएनए लाइगेज। ओके, एक लास्ट में बचा हुआ एक एंजाइम अपने पास है और वो है बेटा क्षारीय फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। प्लाज्मिड डीएनए, यहाँ पे शुरू में एक नाम आया है प्लाज्मिड डीएनए। तो इस डीएनए को समझें। जीवाणुओं में क्या होता है? जीवाणुओं में उनके मुख्य डीएनए यानी कि उनके मेन डीएनए जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड या फिर जीनोपोर कहते हैं। तो जो न्यूक्लियोइड है वो उनका मेन डीएनए है। इस मेन डीएनए के अलावा जीवाणुओं में एक अतिरिक्त डीएनए भी पाया जाता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, प्लस सर्कुलर होता है और अपनी प्रतिकृति स्वयं बनाने की क्षमता रखता है। और ये मेन डीएनए के एक्स्ट्रा में होता है। ध्यान से सुने, प्लाज्मिड डीएनए को आपको समझना है। जीवाणुओं में मुख्य डीएनए के अलावा द्विरज्जुकी यानी कि डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार और स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाला एक डीएनए पाया जाता है और उस डीएनए को ही प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। इस प्लाज्मिड डीएनए की खोज जो है वो लेडरबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने की थी और इसी प्लाज्मिड का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में वाहक के रूप में किया जाता है। इसी प्लाज्मिड डीएनए का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के रूप में किया जाता है। जैसे कि अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो जेनेटिक वेक्टर ही होगा। तो वास्तव में ही वेक्टर के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? अधिकांशतया प्लाज्मिड डीएनए का। हमें क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड डीएनए की आवश्यकता होती है। यदि हम प्लाज्मिड डीएनए को आरई से काटते हैं तो प्लाज्मिड डीएनए की विशेषता ये होती है कि वो पुनः वृत्ताकार हो जाता है। और इस परिस्थिति को हटाने के लिए कि वो पुनः वृत्ताकार ना हो, हम उसमें वांछित जीन आसानी से जोड़ पाएँ, उसके लिए हमें उसे एल्कलाइन फास्फेट से ट्रीट करना पड़ेगा। तो प्लाज्मिड डीएनए के सदैव वृत्ताकार रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः आरी से कटने के बाद यह पुनः वृत्ताकार हो जाता है। अतः इसे सीधा रखने के लिए या खुला रखने के लिए एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम को यूज़ किया जाता है। और एल्कलाइन फास्फेटेज डीएनए के 5 प्राइम पर, ध्यान से सुने, ये डीएनए के 5 प्राइम पर जो फॉस्फेट होती है उसको अलग कर देता है ताकि वह पुनः सर्कुलर ना हो पाए। अतः प्लाज्मिड डीएनए पुनः वृत्ताकार नहीं हो पाता और आसानी से कटे हुए भाग पर हम नया डीएनए, फॉरेन डीएनए, डिजायर्ड डीएनए जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते
हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे कार्य करती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कैसे काट पाते हैं और फिर उनको हम कैसे जोड़ पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।